हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के नोट्स को लेकर हमारी वीडियोस की सीक्वेंस चल रही है, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आपने उनको देखा भी होगा, अदरवाइज पार्ट वाइज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप वहां से भी एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मतलब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलोट्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है एलोट्रॉप्स का, और क्या उसके लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई एलोट्रॉप्स तो वैसे आप सबको मालूम है ही है कि एलोट्रॉप्स होते हैं 3, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। आज की वीडियो में हम डायमंड के टॉपिक को भी कवर करेंगे, मतलब फर्स्ट एलोट्रॉप को, डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर डायमंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज एलोट्रॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डायमंड। चलिए, सबसे पहले तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है इसका मीनिंग समझते हैं। प्योरिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? प्योरिटी, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आपको सिर्फ कार्बन ही कार्बन देखने को मिलता है, कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन की, क्योंकि 10th क्लास के लेवल पर जो चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें कार्बन को हाईलाइट किया जा रहा है मेनली कि मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाई गई थी, आपने ज़रूर देखा होगा, वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। तो एलोट्रॉप्स का मतलब हुआ कि प्योरिटी। क्या मतलब हुआ इसका? एक तरह से प्योरिटी, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आपको सिर्फ कार्बन ही कार्बन मिलेगा, कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। और ऐसी कितनी स्ट्रक्चर है? 3 स्ट्रक्चर हमें मालूम होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही थी, डायमंड और ग्रेफाइट। अब क्या है ना कि थर्ड को भी ऐड कर दिया गया है, और जिसका नाम किया है बकमिंस्टर फुलरेंस। इन सभी टॉपिक्स को हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम एलोट्रॉप्स और डायमंड के स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहे हैं और उसके यूजेस को। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के लिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर, इट डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एलोट्रॉप किसको डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके रिजल्ट में क्या कहा जाता है? इट में एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, इट में एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म दैट आर फिजिकली डिफरेंट बट द केमिकली सेम। तो अगर आप अलग अलग स्ट्रक्चर को देख रहे हो, जैसे यहाँ पर किस चीज़ के सेंस में कहा जा रहा है? डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, 2 को हम लेकर चल रहे हैं, हालांकि बकमिंस्टर फुलरेंस भी है, और फिलहाल हम 2 कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को हम केमिकल बेस पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों में कार्बन कार्बन है, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर आप फिजिकली देखेंगे, ठीक है, तो फिजिकल बेसिस पे यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, और दोनों ही क्या है? एलोट्रॉप्स हैं। किस चीज़ के? कार्बन के। ठीक है, तो डेफिनेशन आप क्या बताएंगे? एलोट्रॉप डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म दैट आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। क्लियर? और कितनी फॉर्म्स होती हैं कार्बन की जब हम एलोट्रॉप्स का जिक्र करते हैं? तो 3 फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, तो आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि एलोट्रॉप्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, डायमंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड इज अ हार्डेस्ट, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, डायमंड इज अ हार्डेस्ट क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कार्बन and is present in different part of the world as constituent of hard rock. It mainly found in Brazil and Africa. ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ये लोकेशन हाईलाइट की गई है। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि डायमंड क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। ठीक है, और ये अलग अलग लोकेशंस पर देखने को मिलता है वर्ल्ड में, जिसमें से कुछ नाम है, जैसे यहाँ पर अफ्रीका हाईलाइट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट फिर यहाँ पर बात आती है कि डायमंड अकर्स
एज अ ट्रांसपेरेंट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। डायमंड किस तरह से देखा जाता है? ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिलता है। ये हमें ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं विद अ कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, सरफेसेस कैसी होती हैं इसकी? थोड़ा बेंडिंग होती है, कर्व्ड सरफेस कहा जाता है उसको। इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे या फिर बहुत बार क्या होता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव अ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो आपको वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर शेप ड्रॉ नहीं करनी है, आपको उसके बारे में बताना है। इस चीज़ का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड राइट इट्स 3 यूजेस। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे? इन अ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम लिंक्ड विद द 4 अदर कार्बन एटम। आपको मालूम है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, कितना होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का? 6 होता है। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखेंगे तो कितनी मिलती है आपको? 2,4। ठीक है, तो 4 है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसी के बेस पे क्या करता है? ये शेयरिंग करता है, गेन और लॉस नहीं करता है, क्योंकि 4 से अगर कम है तो क्या करता है? लॉस करता है। 4 से अगर ज़्यादा है तो वो गेन करता है। लेकिन जिसके लॉस में 4 आ जाए वो तो क्या करेगा? ना तो गेन करेगा और ना ही लॉस करेगा। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यूपीएससी का टॉपिक आपको मालूम है, बहुत सारे एग्जांपल है ना, कोई भी आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो बात ये हुई, कुल मिलाकर फाइनल जो कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो डायमंड की स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन है, क्या है? कार्बन जो है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के एलोट्रॉप्स तो चल ही रहे हैं, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो है 4 से जुड़ने की क्षमता रखता है और 4 से जुड़ जाता है। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और एक बात सोचिए, अगर किसी स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, नो। ठीक, तो सिंपल कहा जाए तो डायमंड से करंट पास नहीं होता। सीधा शॉर्ट में आप आंसर ऐसे बता सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी है? 154 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर -12। याद रखिएगा, एक रिलेशन है ये। बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड के स्ट्रक्चर में कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है? बहुत हाई, 2.42। डायमंड को टफेस्ट मटेरियल कहा जाता है, सुना भी आप सबने। इट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेज अगर सिंगल प्राइम इसमें एंटर करती है या सिंगल रेज इसमें एंटर कर जाती है डायमंड के स्ट्रक्चर में, तो बहुत बार अंदर अंदर टकराती रहती है और सिंगल रेज सफिशिएंट होती है, ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई इसके चमकने के लिए। ठीक है, आपने मे बी एड वगैरह में भी देखा होगा किसी। नेक्स्ट यूजेस पर आते हैं। सबसे पहला यूज़ जो डायमंड का है, जो आपको मालूम होना चाहिए, सारे देखिए यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर मैंने जो मेन यूज़ है उनको यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। नंबर फर्स्ट, ड्यू टू हार्डनेस डायमंड इज़ यूज फॉर कटिंग द मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लास, है ना। ये डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टफेस्ट मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया अभी। 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये जो हार्डनेस है इसकी, ये जो प्रॉपर्टी है, इस वजह से हम इसे इस लोकेशंस पर इस्तेमाल करते हैं। मार्बल की कटिंग कहीं पर हो रही है तो आप ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसका टिप पार्ट जो है डायमंड का बना हो, तो आप बहुत आसानी से मार्बल को काट सकते हैं, ग्रेनाइट को, ग्लास को। नेक्स्ट सेकेंड यूज़ आता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द स्पेशल सर्जिकल नाइफ। मेडिकल साइंस में क्या होता है ना, बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपको बॉडी पार्ट को कट करना होता है ना, ऑपरेशन वगैरह के दौरान या कोई भी ऐसी कंडीशन, तो वहाँ पर आप एक स्पेशल नाइफ का यूज़ करते हैं, है ना। तो वो सर्जिकल जो नाइफ है उसका जो टिप पार्ट है वो डायमंड का बना होता है। ठीक है, फ़ायदा क्या है? देखिए, डायमंड का इसलिए बनाया गया उस टिप पार्ट को क्योंकि डायमंड अगर मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं ना टिप पार्ट तैयार करने में किसी भी नाइफ के, तो बहुत ज़्यादा शार्प बना सकते हैं आप उसको बिना ब्रेक किए, है ना, क्योंकि उसमें क्या ना, हर एक बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, तो पार्टिकल्स जो होंगे उसके बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बनाए रखते हैं। चलिए खैर आगे देखते हैं। नंबर थर्ड, इट इज़ यूज्ड एज एन एब्रेसिव एंड फॉर पॉलिशिंग हार्ड सरफेसेस। हार्ड सरफेसेस पर पॉलिशिंग करने के लिए जो फाइन मटेरियल यूज़ होता है उस वो भी किसका बना होता है? डायमंड का बना होता है। और इट इज़ यूज्ड एज ए एब्रेसिव, मतलब क्या है इसका, कि इसकी हार्डनेस की प्रॉपर्टी की वजह से आप इसमें बहुत एक फाइन लेयर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइन टिप में कन्वर्ट कर सकते हैं और बिना ब्रेक हुए, है ना। क्योंकि अगर आप किसी और मटेरियल को ज़्यादा फाइन करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन डायमंड क्या बहुत ज़्यादा टफ है, तो हर एक इसका जो पार्टिकल बहुत अच्छे से बॉन्ड दिखाता है, प्रॉपर बॉन्डिंग दिखाता है। चलिए खैर नेक्स्ट, नंबर 4,
डायमंड व्हेन प्रॉपरली कट एंड पॉलिश्ड। अब डायमंड में देखिए स्टार्टिंग में तो इतनी चमक नहीं होती है ना, इसमें ये फ़र्क करना पड़ता है लेबर की बेसिस पे, और इसीलिए इसकी कॉस्ट वगैरह, क्योंकि इसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ता है तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। कुछ ये इसकी जो डेप्थ है जिस लोकेशन पर मिल रहा है तो वो भी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे इसकी कॉस्ट जो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो 4 इंपॉर्टेंट यूजेस हुए डायमंड के। डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए वो आपको पता चल गया है। कितनी कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, उसकी क्या वैल्यू है, 154 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है डायमंड का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब रेज अंदर अंदर टकराती रहती हैं, सिंगल रेज भी अगर जाती है तो सफिशिएंट हो जाती है डायमंड में एक शाइन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से डायमंड के स्ट्रक्चर भी हमने कवर की और यूजेस पता चल गए आपको, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं ये चीज़ मालूम हो गई है। जो आज की वीडियो थी ये पार्ट 3 है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नोट्स को लेकर हमारी वीडियोस के सीक्वेंस चल रही है, जिसमें 2 पार्ट हमने पहले कवर कर लिए थे। आज की वीडियो पार्ट 3 थी जिसमें हमने डायमंड के स्ट्रक्चर, उसके यूजेस और एक्चुअल मीनिंग क्या है एलोट्रॉप्स का, ये सारी चीज़ समझी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।